क्या चीज़ है जो सियालकोटियों को दूसरे शहरों से मुमताज़ करती है? फ़र्क क्यों है कि वहाँ का जो माइंड सेट है वो एक्सपोर्ट के ऊपर क्यों सेट है, बाकी शहरों में ऐसा क्यों नहीं हो सका? वो कौन सी प्रोडक्ट्स आपकी नज़र में हैं जिनको हम ई कॉमर्स के ज़रिए बैरून ममालिक भेज सकते हैं और बेच सकते हैं? जब भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं तो उसमें पाकिस्तान शामिल क्यों नहीं होता, जैसा कि टिकटॉक शॉप? किसी भी चीज़ को बेचने के लिए प्रेजेंटेशन बहुत अहम होती है। तो पाकिस्तानियों को अपनी प्रोडक्ट की, सर्विस की, सोच की, ख्यालात की, नज़रियात की प्रेजेंटेशन को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? ये बताइए कि बहुत सारे लोग बहुत सारे ब्रांड्स के साथ लॉयल होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप जूते पहनते हैं नाइकी के, तो आप हमेशा नाइकी ही लेना पसंद करते हैं। ये ब्रांड्स के साथ लॉयल्टी कैसे आ सकती है कि हम अपनी प्रोडक्ट के अंदर ऐसी कौन सी तब्दीलियां करें कि हमारा कस्टमर जब भी वो प्रोडक्ट खरीदने का सोचे तो हमारा ही नाम उनके जहन में आए? ई कॉमर्स, इस पे सरकार की पॉलिसियां किस अंदाज में पॉजिटिवली या नेगेटिवली असरअंदाज होती हैं? जितने भी लोग बिजनेसेस करते हैं, ख़ास तौर पे बिगिनर्स, उनके सामने एक बड़ी मुश्किल होती है कि हम अपनी प्रोडक्ट का रेट क्या रखें। तो उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे कीमतों का तयन कैसे किया जाए कि वो फिजिबल हों आपकी टारगेट मार्केट के लिए? नेगेटिव फीडबैक्स को कैसे ख़त्म किया जाए और पॉजिटिव फीडबैक्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी सेल्स को कैसे बेहतर बनाया जाए? पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स जो इंटरनेशनल मार्केट में B2C की जा सकती हैं, वो कौन कौन सी? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स विद शाहिद हुसैन जोया में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे मेहमान हैं कासिम सना रामे भाई, CEO एंड फाउंडर हैं एम्पावर्स के, एटसी, ईबे, फेसबुक मार्केट प्लेस। लोकल चीज़ों को प्रमोट करते हैं, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी मसनूआत को कैसे अच्छे रेट्स पर बेचा जा सकता है और ज़र मुबादला कमा सकते हैं। इसी टॉपिक पर पहले एक पॉडकास्ट हो चुकी है, आज पार्ट 2 रिलीज़ करने जा रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाहिद भाई। कैसे हैं आप? शाहिद भाई बहुत ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा आपके नए इंक्यूबेटर्स की। तो कैसे चल रहे हैं? शाहिद भाई अल्लाह का बेपनाह एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह कि लोगों की अब हम लोकल लेवल पे जाके एम्पावरमेंट कर रहे हैं। तो 9 इनक्यूबेटर्स हो गए हैं। जब आपसे पार्ट 1 जब हमारा रिकॉर्ड हुआ था, तब हमारे 2 इनक्यूबेटर्स थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं अब 9 इनक्यूबेटर्स हैं और अल्लाह का शुक्र है उन शहरों में लोगों को फ़ायदा हो रहा है। रब्बे करीम आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फ़रमाए और इसी जज़ाक तरह मुल्क व कौम की खिदमत करते रहें। जज़ाक ये बताइए कि जो हमारी पाकिस्तानी मसनूआत हैं, इनका मार्केट प्लेस में मुकाम क्या है? मतलब किस नज़र से देखा जाता है इनको? इसमें शायद भी मैं ज़रा जियोग्राफिकली स्पेसिफिक हो के कहते बात करता हूँ कि सबसे पहले सियालकोट, हमारे सियालकोट की बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जिनकी इंटरनेशनली इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारे कहते हैं सियालकोटी भाई और बहनें हमारी, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी चीज़ें बनाते हैं और क्वालिटी पे मतलब बहुत अच्छी ग्रिप है इनकी। इनका सिर्फ सबसे मेन चैलेंज एक है कि ना ये इतनी आसानी से बाहर बेचना ज़रा मुश्किल होता है इनके लिए। अभी तक सियालकोट के अंदर कहते हैं क्या होता रहा है कि आपको बल्क में ही एक्सपोर्ट करना पड़ता था। आप कहते बी टू बी कर रहे होते थे। बहुत कम लोग थे जो बी टू सी सेल्स करते थे, यानी कि सियालकोट में बनाई और उसके बाद ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जो हैं जैसे ईबे, एटसी, फेसबुक मार्केट प्लेस या शॉपिफाई वगैरह, इसके ऊपर वो अपनी कहते हैं सेल्स करते हैं। तो इस तरह के ना चूँकि अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब होता क्या था कि सियालकोट में एक तो हर बंदे की कोशिश यही होती है कि जी मैं हूँ जवान हो गया तो हूँ मैं एक्सपोर्ट करनी, राइट? मतलब वो उनकी घुट्टी में है उनके। अच्छा, आबादी सिर्फ है 6 लाख, जिसमें से आप कह लें कि आधी ख़वातीन हैं और ख़वातीन का आमतौर पे ज़्यादा फोकस होता है कि घर और बच्चे वगैरह होते हैं, तो आधे हैं कहते हैं मर्द। तो आप यूँ समझ लें कि जो 3 लाख लोग हैं उनमें से हर किसी का फोकस कहते हैं यही होता है कि जी एक्सपोर्ट करनी है।
अब सियालकोट के लोग, अभी मैं सियालकोट की बात करूं, मैं और भी पाकिस्तान के कुछ और एरियाज़ के ऊपर भी कहते बात करूंगा इंशाल्लाह, कि अगर वो अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर कहते हैं बेचना शुरू कर दें, तो उन्हें वो जो एक होती है ना कि बल्क ऑर्डर आया, उसके बाद एक्सपोर्ट की और B2B एक्सपोर्ट की, उसके लिए कहते हैं सरमाया बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये छोटे छोटे ऑर्डर्स, ऑर्डर बाय ऑर्डर शिपमेंट्स वगैरह करके अपनी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली कहते हैं सेल करना शुरू कर सकते हैं। अब सियालकोट की प्रोडक्ट्स को UK, US, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इसमें काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कदर की निगाह से देखा जाता है। और सियालकोट की ब्रांडिंग जो की है ना, वो बेसिकली सियालकोट के फुटबॉल्स ने की है जो फीफा में इस्तेमाल होते हैं। फीफा वर्ल्ड कप में जो सबसे बड़ा सप्लायर जो होता है हर दफ़ा, वो चाहे रशिया वाला फीफा वर्ल्ड कप था, वो अफ्रीका वाला था, या जो अभी कहते हैं कतर वाला हुआ है, बल्कि कतर के फीफा वर्ल्ड कप में तो 2-3 स्पेशल कहते हैं सीरीज़ निकली हैं फुटबॉल्स की नाम से ना, एक अल हिल्म है, एक मतलब इसी तरीके को अरबिक नेम्स हैं। तो सियालकोट के जो फुटबॉल्स हैं, उन्होंने सियालकोट की ब्रांडिंग कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर की हुई है। और बाकी फिर सियालकोट की स्पोर्ट्स के आइटम्स हैं, और मतलब हमें तो सब पता है ना, स्पोर्ट्स और सर्जिकल और लेदर। इसके अलावा सिलिकॉन में बहुत सारी कहते प्रोडक्ट्स बन रही हैं, और जैसे कि सिलिकॉन की प्रोडक्ट्स जो हैं ये किचन, होम और बच्चों के कहते हैं टॉयज़ वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के अंदर सिलिकॉन की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रही हैं। बल्कि लास्ट टाइम एक इवेंट था हमारा सियालकोट में, क्योंकि सियालकोट में हमने काफ़ी इवेंट्स किए हैं ताकि वहाँ के लोकल पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली डॉलर्स कमानी शुरू करे। तो हमसे ना एक साहब मिलने के लिए आए, इवेंट जब ना कहते ख़त्म हुआ, तो अब वो आके कहते कि जी मैं लैंड रोवर के पार्ट्स बनाता हूँ। वाह। मैं उनकी शक्ल देखने लगे, मैंने कहा यार कहते हैं लैंड रोवर के पार्ट्स मतलब वो भी बनते हैं सियालकोट में? वो कहते जी, कहते हैं बिल्कुल बनते हैं। तो वो बेसिकली ये जो पैसिव ये जो पार्ट्स होते हैं ना, मतलब जैसे उसके रिफ्लेक्टर्स हो गए, उसके कोई मैट्स हो गए, उसके डोर हैंडल्स हो गए, यानी कि इंजन पार्ट्स नहीं थे, लेकिन ये कि ना बहरहाल कहते हैं लैंड रोवर के ये जो पार्ट्स हैं बन रहे थे। अच्छा, इसी तरीके से ना फिर रेंज है पूरी जो सियालकोट के अंदर कहते बन रही होती है, और सियालकोट के जो लोग हैं वो आमतौर पे खामोशी से काम कर रहे थे। उनकी कोशिश होती है मेरे नाल वाले उन्होंने पता लगे कि मैं की कर रहे हैं, कि मैं की कर रहे हैं। लेकिन जो नाल वाले हैं मसले से, वो भी इतने एक्टिव होते हैं कि ना उन्होंने ये ज़रूर जानना है कि मेरा नाल वाले की कर रहे हैं चाहे उन्होंने उसको सेल करना है या नहीं करना। तो बल्कि एक जो खूबसूरत बात कि एम्पावर्स का जो सियालकोट इनक्यूबेटर है, वहाँ पे लोगों का इनफ्लो बहुत ज़्यादा है, वो आके सीखना चाहते हैं, वो आके सीखते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि फिर हम सियालकोट की ही प्रोडक्ट को इंटरनेशनली सेल करें। अब ये तो अभी आपका ये तो था क्वेश्चन कि कौन सी प्रोडक्ट और क्या उनका मुकाम क्या हाँ है? जी, मुकाम क्या है। तो एक तो बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है, और दूसरा ये है कि जैसे अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि एक प्रोडक्ट है वो हमारे अपने ही एक अकाउंट के ऊपर कहते हैं लगी हुई है, बल्कि मल्टीपल अकाउंट्स पे, अब तो मल्टीपल ईबे के अकाउंट्स पे, और डेली उसके ना मतलब 20 ऑर्डर्स आते हैं, उसके 20 ऑर्डर्स, और मार्जिन भी उसके कहते हैं काफ़ी अच्छा है, एंड शिप फ्रॉम सियालकोट है। और जो और ज़्यादा खूबसूरत बात है वो ये है कि वो शिप होती है थ्रू पाकिस्तान पोस्ट, यानी कि पाकिस्तान पोस्ट के पास बिजनेस जा रहा है, जो सियालकोट की उस फैक्ट्री के अंदर काम करने वाला मजदूर, उसकी जेब में पैसा जा रहा है, जिसने बोला कहते हैं रॉ मटेरियल दिया उसकी जेब के अंदर कहते हैं पैसा जा रहा है। एक पूरा इकोनॉमी का जो सर्कल है वो सारा का सारा कहते हैं पाकिस्तान के अंदर से चल रहा है, और फिर कि काम रुपीज़ के अंदर हो रहा है और आ रहे हैं डॉलर्स। तो ये बताइए कि सियालकोट में आपने इंक्यूबेटर बनाया तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, क्या चीज़ है जो सियालकोटियों को दूसरे शहरों से मुमताज़ करती है? फ़र्क क्यों है कि वहाँ का जो माइंड सेट है वो एक्सपोर्ट के ऊपर क्यों सेट है, बाकी शहरों में ऐसा क्यों नहीं हो सका? इसकी बुनियादी वजूहात आपकी नज़र में क्या हैं? हाँ, शायद भी ये तो बहुत ज़बरदस्त आपने कहते सवाल पूछा है, और मैं बड़े अरसे से वेट में था कि कोई मेरे को इस तरह का कोई सवाल पूछे। सियालकोट की जो पर कैपिटा इनकम है वो है $16,500, साउथ ईस्ट एशिया में वन ऑफ द हाईएस्ट, यानी कि $16,500 पर कैपिटा इनकम। पाकिस्तान की है तो $1,200 है,
यानी कि अगर हम पूरे पाकिस्तान की अगर हम कहते हैं बात करते हैं, और ये जो पर कैपिटा इनकम है सियालकोट की, ये साउथ एशिया के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट, यानी कि इंडिया के कुछ शहर हैं कि जो इसके आसपास आते हैं। अच्छा अब इसकी जो सबसे मेन रीज़न है वो सियालकोटियों का एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना। अच्छा अब वहाँ पे ना एक कल्चर कहते हैं बिल्ड हो गया हुआ है कि जो भी बच्चा जवान हुआ है अब उसका एक ही फोकस है कि जी मैंने किसी तरीके से एक्सपोर्ट करनी है मैंने, और इसी कंपेटिटिव और एक दूसरे से थोड़ा आगे बढ़ जाने की कोशिश के अंदर वो न्यू से न्यू कहते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर कहते हैं काम करते हैं, उसके ऊपर R&D करते हैं, लोकल R&D करते हैं, और उसके बाद उसको बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा जो मुझे इसकी कहते हैं थोड़ी हिस्ट्री आती है समझ में कि सियालकोट में स्टार्ट में सागा स्पोर्ट्स एक हुआ करती थी, तो उनकी कहते हैं ना एक्सपोर्ट्स जो थी वो आउट ऑफ द कंट्री हो रही हुआ करती थी, तो उसकी वजह से लोग वहाँ पे इंस्पायर होना शुरू हुए, और ये जो 6 लाख लोग हैं ये ज़्यादा फोकस होना शुरू हो गए कि ये एक्सपोर्ट वाली साइड पर ही हैं। अच्छा अब अगर कहीं सियालकोट एक काम कर जाए ना कि हर एक बच्चा हर एक बच्ची जो कहते हैं सियालकोट से है, वो अगर साथ में जो इंटरनेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेज हैं, ईबे, एटसी, फेसबुक मार्केट प्लेस, और उसके बाद कहते हैं शॉपिफाई से यहाँ पे ये जो मेरी मुराद है वो है कि उनकी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट। अभी मैं अमेज़ॉन की बात नहीं कर रहा। अमेज़ॉन की बात मैं किस लिए नहीं कर रहा, क्योंकि अमेज़ॉन के लिए इनको ना बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और उसके बगैर ये अपने ब्रांड्स को लॉन्च करना, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना खासा कहते हैं चैलेंजिंग है। तो ये अमेज़ॉन पे जाएंगे, लेकिन जब ईबे पे, एटसी पे, फेसबुक मार्केट प्लेस पे और अपनी ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर जब अपनी सेल इस्टेब्लिश कर लेंगे उसके बाद जाएँ। अभी ये 3 साल में इस्टेब्लिश कर लें, 5 साल में इस्टेब्लिश करें, 7 साल में इस्टेब्लिश करें, जब यहाँ पे करेंगे तब अमेज़ॉन पे जाना है, वरना नहीं जाना, वरना लॉस करेंगे। जैसे कि बहुत सारे सियालकोटियों ने अमेज़ॉन के ऊपर लॉस किया है, अपना प्राइवेट लेबल कहते हैं लॉन्च किया, वो चीज़ों को कहते हैं मैनेज नहीं कर सके, जिसकी वजह से लॉस हुआ। अच्छा बाकी ये जो हमारे शहर जो हैं उसमें ये कल्चर जो है वो इसलिए इस तरीके से कहते हैं डेवलप नहीं हो सका कि यहाँ पे ना लोग एग्रीकल्चर ओरिएंटेड, अच्छा इसी तरीके से इंडस्ट्री ओरिएंटेड, और इसी तरीके से लोकल यानी कि जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर उनका कहते फोकस रहा, और फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो हमारा बड़ा स्टेट जो था उसका फोकस उसके अंदर रहा। अच्छा अब इस तरीके से जो सियालकोट के अंदर एक कहते हैं कल्चर होगा डेवलप, जो बेसिकली कहते हैं सियालकोट, उसके साथ कहते हैं समड़ियाल है, इसके साथ साथ आप आ जाएँ वज़ीराबाद है जहाँ की डमेस्कस स्टील की ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी एक्सपोर्ट हो रही होती है। तो इस वजह से यहाँ के लोगों का ये वाला कहते हैं कल्चर होगा डेवलप, और बाकी ये जो शहर जो थे उनका कहते हैं कल्चर उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ। लेकिन अगर कहीं हमारे बाकी शहरों में भी ये वाली सोच डेवलप हो जाए कि उन्होंने भी इसी तरीके से एक्सपोर्ट्स करनी है और इसी तरीके से एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनानी है, जैसे कि सियालकोटी कर रहे हैं या हमारे वज़ीराबाद के लोग कर रहे हैं, तो ये हार्डली 5 साल के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी क्वालिटी को, पैकेजिंग को या इनफरादियत को कैसे उभारा जा सकता है, और वो कौन सी प्रोडक्ट्स आपकी नज़र में हैं जिनको हम ई कॉमर्स के ज़रिए बैरून ममालिक भेज सकते हैं और बेच सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं और ब्रांड्स बिल्ड कर सकते हैं। शबी ये तो आपने बात करी ना कि ब्रांड्स बिल्ड कर सकते हैं, ये तो बहुत बड़ा दुख है मेरा, बहुत बड़ा दुख है कि मैं अक्सर कहता होता हूँ सियालकोट हमारा वो शहर है जिसने दुनिया के ब्रांड्स को ब्रांड बनाया है और अपना ब्रांड नहीं है इसका कोई। यानी कि एडिडास के लिए ये काम करता है, नाइकी के लिए ये काम करता है, RDX के लिए ये काम करता है। RDX बेसिकली स्पोर्ट्स का ब्रांड है। इसके अलावा और पत्नी दुनिया के कौन कौन से बड़े बड़े कहते हैं ब्रांड्स हैं लेदर में, अपैरल्स के अंदर, इसके अलावा जनाब आपके स्पोर्ट्स के अंदर, सर्जिकल के अंदर, और इसी तरीके से जिस तरह भी मैंने आपके साथ ये चीज़ की डिस्कस की लैंड रोवर तो एक एग्जांपल थी, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। लेकिन सियालकोट का अपना कोई ब्रांड नहीं है, मतलब फेमस छोटे मोटे तो हैं। अच्छा अब उसमें क्या है कि जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें
मैं उनकी तरफ आता हूँ ज़रा। उससे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो लर्निंग है ना, पहले तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो। अगर आपने ई कॉमर्स इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस के ऊपर हाउ टू सेल ग्रिप नहीं किया, हाउ टू सेल को आपने सीखा नहीं, और आपने अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट कहते नहीं किया आपने, तो तब ये चीज़ें ना फिर मुश्किल हो जाती हैं। अच्छा, आप अगर खुद कहते मैन्युफैक्चरर नहीं भी है ना, लेकिन अगर आप सियालकोट में रहते हैं या आप सियालकोट से जाके सोर्सिंग कर सकते हैं, और आपने हाउ टू सेल ऑनलाइन ऑन ईबे और एटसी और फेसबुक मार्केट प्लेस, अगर ये चीज़ आपने सीख ली है तो सारा सियालकोट आपको प्रोडक्ट्स देने के लिए तैयार खड़ा है। ठीक हो गया। पहले तो ये चीज़ सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर ना कहते हैं ये एक मिसिंग कहते हैं लिंक है। अगर वो आपने सीखा नहीं है आपने, तो आपके पास दुनिया की जितनी मर्जी अच्छी प्रोडक्ट होगी, आप उसको इफेक्टिवली सेल नहीं कर पाएंगे आप। एक बात होगी। दूसरा इसके अंदर कि अब जब आपकी कहते हैं लर्निंग हो गई, अब आपने राइट कहते हैं प्रोडक्ट के ऊपर कहते हैं काम करना है, और सियालकोट की अक्सर प्रोडक्ट्स का कहते हैं पोटेंशियल है कि वो ईबे के ऊपर बहुत अच्छी सेल हो। अच्छा, बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जिनका पोटेंशियल है कि वो एटसी के ऊपर बहुत अच्छी सेल होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ें ईबे एटसी दोनों के ऊपर सेल होती हैं, उनका आम तौर पे पोटेंशियल होता है कि वो फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर कहते हैं सेल हों। ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये वाला पाथ कहते हैं क्यों बता रहा हूँ कि पहले ईबे फिर एटसी और फिर कहते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस, ये इसलिए कि ना यहाँ पे आपका 2 लाख 2.5 लाख 4 लाख 5 लाख 7 लाख 10 लाख 12 लाख 20 लाख पर मंथ की सेल्स आसानी से होनी शुरू हो जाती हैं, प्रोवाइडेड कि आपने कहते हैं लर्निंग की हुई है आपने। ठीक हो गया। अच्छा, अब जहाँ तक है इस चीज़ का ताल्लुक के ब्रांड्स कहते हैं कैसे कहते हैं बिल्ड किए जाएं, उसके लिए ये जो मैंने कहते हैं 4 मार्केट प्लेसेस बताई हैं, ईबे एटसी और फेसबुक मार्केट प्लेस, और उसके साथ साथ जो है अपना ई कॉमर्स स्टोर, या आप उसको कह रहे शॉपिफाई। जब इसके ऊपर आप अपना काम इस्टेब्लिश कर लेते हैं और यहाँ से आप ऑर्डर्स उठाने शुरू कर देते हैं, तो आपके साथ क्या होता है कि ना लोगों के जहनों में आपके ब्रांड का नाम जाना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। और देन दे एक्सपेक्ट कि ये ब्रांड जो है ये अमेजोन पर भी होना चाहिए, राइट। एक जब आप अपनी ट्रैफिक जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगर आप अपनी चीज़ों को अमेजोन पर भी लेके जाते हैं, तो लोग फिर उसको अमेजोन पर भी आकर बाय करेंगे। अब सियालकोट के लोगों के लिए ब्रांड्स बिल्ड करना निस्बतन आसान है, क्योंकि उनको सोर्सिंग वहाँ से लोकल मिल गई। अच्छा, ईबे उन्होंने सीख लिया, ईबे के ऊपर उन्होंने लिस्ट करके 20 25 30 लाख रुपए की 40 लाख रुपए की मंथली सेल स्टार्ट कर दी, जो कि एक बड़ी आम सही बात है। सियालकोटी अगर उसने प्रॉपर ईबे सीखा हुआ है और उसके पास अगर राइट सोर्सिंग है, तो इतने 2-4 मिलियन की सेल करना ईबे की से मैं बात करूँ, उसके लिए कोई इतना ना कहते मसला नहीं है। इसी तरीके से उसने फिर एटसी सीख लिया, एटसी के ऊपर उसने कहते सेल वगैरह स्टार्ट कर दी फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर, और साथ में उसने शॉपिफाई की। यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करूँ कि आजकल जो टिकटॉक शॉप्स हैं, उसका पोटेंशियल भी ना कहते हैं बहुत ज़्यादा बड़े तरीके से आ रहा है, सामने आ रहा है। अभी वो सिर्फ यूके में एक्टिव हुई है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक्टिव हुई हैं अभी टिकटॉक शॉप्स, और यूएस में आजकल स्टार्ट हो गई है वो। तो अगर कोई टिकटॉक शॉप के ऊपर भी जाके कहते हैं सेल करना चाहे, तो वो भी कहते हैं कर सकता है इसे। तो इस तरीके से ये अगर अपनी कहते हैं ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर काम करना शुरू कर दे सियालकोट, तो सियालकोट के लिए ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर काम करना कतई कोई मुश्किल काम नहीं है। दे हैव दी रिसोर्सेज। जब भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं, तो उसमें पाकिस्तान शामिल क्यों नहीं होता, जैसा कि टिकटॉक शॉप? हरीश अभी इसका जो सबसे मेन चैलेंज जो है वो ये है कि हमारे पास हमारे गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल नहीं हैं कि जो ई कॉमर्स को सपोर्ट करें। फॉर एग्जांपल, हमारा जो बायर्स की कहते हैं प्रोटेक्शन सिस्टम अभी तक नहीं है कोई सिग्निफिकेंट। इसी तरीके से सेलर्स की पेमेंट्स का कहते हैं प्रोटेक्शन सिस्टम इस वक्त कहते हैं कोई नहीं है। 2018 में लास्ट गवर्नमेंट ने एक यानी कि बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव ई कॉमर्स पॉलिसी बनाई थी, और उसके ऊपर बड़ा एग्रेसिवली काम भी हुआ था, लेकिन वो काम पिछले 2-1 सालों से बिल्कुल कहना ठंडा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ना कहते कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, फिर चीज़ आ जाती है कि लॉजिस्टिक्स जो हैं वो अभी कहते हैं पाकिस्तान में उतनी ज़्यादा मेच्योर नहीं है। 2 के 3-4 कंपनीज़ हैं, ट्रैक्स है, स्विफ्ट है, और इसके अलावा कुछ और हैं जो ई कॉमर्स रिलेटेड पार्सल्स को ही ज़्यादा फोकस करती हैं।
अब तो खैर वैसे TCS ने भी और लेपर्ड और इस तरह की ये जो है उन्होंने भी अपनी ई-कॉमर्स सर्विसेज को बेहतर किया है, लेकिन जैसे ये होना चाहिए अभी अभी कहते हैं वैसा नहीं है। अच्छा, चौथा फिर इसके अंदर आ जाता है कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसकी ना लेजिस्लेशन अब तक कोई कोई बहुत अच्छी नहीं हुई। अच्छा, अब वो जो बहुत अच्छी नहीं हुई, चूँकि अभी ये वाला मौका नहीं है, वो हम इंशाल्लाह किसी और पॉडकास्ट के ऊपर ई-कॉमर्स पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे डिस्कस, और अपनी सजेशंस भी देंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा ये इस वजह से ये वाले कहते हैं चैलेंजेस आ रहे हैं कि जो पेमेंट सिस्टम जिसकी अभी अभी कहते हैं मैंने बात की, इंटरनेशनल ये जो हमारा कहते हैं पेमेंट सिस्टम जो है वो हम ग्लोबली को इतने ज़्यादा इंटर कहते हैं इंटर कनेक्टेड नहीं है। एग्जांपल अगर मैं दूं, स्ट्राइप कहते हैं अभी पाकिस्तान में नहीं है, इसी तरीके से कहते हैं पेपॉल अभी कहते हैं पाकिस्तान में नहीं है। मैं एक दफ़ा एक बैंक के हेड ऑफिस में हमारी कहते हैं मीटिंग चल रही थी, पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन जो है उनके थ्रू हम लोग कहते हैं वहाँ पे गए हुए थे सजेशंस वगैरह देने के लिए। वहाँ पे ना उस बैंक के डिजिटल हेड जो हैं वो कहते हैं कि जी हम एक पेमेंट गेटवे दे देते हैं आपको, आपको क्या ज़रूरत है कहते हैं पेपॉल की। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप ठीक है, आप हमें ना कहते हैं पेमेंट गेटवे दे देते हैं, क्या जो पेपॉल का 20-25 साल का जो ट्रस्ट अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर इकट्ठा हुआ है लोगों के जहनों में, क्या वो ट्रस्ट भी आप उस वाले पेमेंट गेटवे के अंदर दे देंगे? देखो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। किसी भी चीज़ को बेचने के लिए प्रेजेंटेशन बहुत अहम होती है। तो पाकिस्तानियों को अपनी प्रोडक्ट की, सर्विस की, सोच की, ख्यालात की, नज़रियात की प्रेजेंटेशन को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? जी शायद भी ये एक चीज़ है कि जहाँ से ना पाकिस्तानी मार खा रहे हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी वो फिर भी किसी तरीके से मेंटेन कर जाते हैं, लेकिन पैकेजिंग साइड पे वो इतना ज़्यादा कहते फोकस नहीं करते। अच्छा, उसमें ना एक माइंडसेट हम सबको ना मिन हैसुल कौम एज अ नेशन बिल्ड करने की ज़रूरत है कि हमें अपनी कोई भी चीज़, कोई भी प्रेजेंटेशन अगर हमें बेहतर करनी है, चाहे वो हमारी कहते प्रोडक्ट है या हमारा कोई वर्चुअल प्रोडक्ट है हमारी, तो हमें उसके अंदर उस फील्ड के एक्सपर्ट बंदे से सर्विसेज लेना इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर एक जैकेट की डिज़ाइन की, मैंने जैकेट बहुत अच्छी है, मैं कहते हैं सियालकोट से हूँ, अलहदा जैकेट्स का मेरा बड़ा अच्छा बिजनेस है, ऑनलाइन में बड़ी चीज़ सेल कर रहा होता हूँ। अब भाई जब इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट डिज़ाइन कर ली है, उसकी अच्छी सेल्स भी आ रही हैं, तो यार उसके ऊपर कुछ चंद पैसे और लगा के कोई 1 लाख 1.5-2 लाख रुपया किसी एक ऐसे एक्सपर्ट को कि जो अच्छी पैकेजिंग कहते हैं डिज़ाइन करके देता हो, आप उसको कहते हैं इतना पे कर दो। इस साइड पे नहीं आना, यानी कि जो हमारी कहते हैं कोर प्रोडक्ट है उसके ऊपर तो इन्वेस्टमेंट भी है, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जहाँ पे आके पैकेजिंग करनी है तो बाय एंड लार्ज ज़्यादातर लोग इस काम के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते कि भाई हम किसी एक्सपर्ट को उससे हम ये वाली सारी कहते हैं डिज़ाइनिंग कहते हैं करवा लें। अच्छा, अब अगर हमने कोई पैकेजिंग डिज़ाइन करवा भी ली है, उसके बाद फिर उस पैकेजिंग को जहाँ से हमने कहते हैं बनवाना है उसके ऊपर फिर थोड़ी सी कंजूसी का शिकार हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि जी यानी कि ये जो पैकेजिंग है अगर मैं चाइना से बनवाता हूँ तो मुझे थोड़ी महंगी पड़ रही है, और अगर ये मैं सियालकोट से या लाहौर से या मुल्तान से जाके अगर मैं ये वाली कहते हैं पैकेजिंग बनवाता हूँ तो ज़रा मुझे थोड़ी सस्ती पड़ती है। लेकिन जो फिनिशिंग चाइनीज़ पैकेजिंग के अंदर आ रही है वो मशीन हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो उस तरह की बोली नहीं आएगी। तो चलो यार, को 5-7 लाख रुपये हमारी इस पूरी शिपमेंट के अंदर से बचता है। वो इतनी सी चीज़ की वजह से वो क्या करते हैं, वो अपनी ना क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। अब गोरे का क्या सीन है? गोरे का सीन ये है कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी तो देखता ही देखता है, लेकिन वो देखता है बाद में। जो चीज़ उसको आप कह लें कि मोटिवेट करती है कि उसकी कि वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करे, वो बेसिकली उसकी कहते हैं पैकेजिंग है उसकी। मैंने एक दफ़ा ना कहते हैं मैं एक किसी बड़े कहते हैं मॉल में था दुबई में, वहाँ पे मैंने देखा कि ना आम पड़े हैं, बहुत खूबसूरत आम, यानी कि मुल्तान का जो चौंसा है या मुल्तान के जो अच्छे से एक्सपोर्ट क्वालिटी आम है वो भी उतने खूबसूरत नहीं थे। जब उसको काट के खाया तो उसका टेस्ट अल्लाह माफ़ करे, मतलब वो आम नहीं था, टेस्ट में वो आम नहीं था, खूबसूरती में तो ऐसा था कि आपका दिल करे कि यार ये जो आम है मैं ले लूँ।
तो प्रेजेंटेशन के ऊपर बाहर के लोग कहते हैं काम करते हैं, बाहर के लोगों अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और प्रेजेंटेशन दोनों चीज़ों के ऊपर कहते हैं काम करते हैं। तो हम पाकिस्तानियों के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर इन्वेस्ट करें, एक कहते हैं प्रॉपर डिज़ाइनिंग के ऊपर, उसके बाद इसकी कहते हैं प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ दी पैकेजिंग जो है उसके ऊपर। आपने कभी देखा है कि आप कभी किसी मोबाइल फ़ोन का, थोड़ा सा जो अच्छी रेंज वाले मोबाइल होते हैं उनका कभी आप बाय करें आप उसे, तो उसका जो पैकेजिंग बॉक्स होता है मतलब कितना ज़बरदस्त काम किया हुआ था उसके ऊपर। मतलब आप अगर आजकल ये जो बॉक्स आ रहे हैं आप अगर उसको यूँ उठाएं तो एकदम से नहीं खोलता, वो कोई एयर प्रेशर टाइप उसके अंदर होता है, वो आराम आराम से वो चीज़ के अंदर खुल रही होती है। इतने से बॉक्स के अंदर उन्होंने उस 2, ढाई, 3, 4 लाख रुपए के सेल फोन को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सेफ किया हुआ होता है कि वो अगर किसी बुलंदी से भी गिर जाए तो मोबाइल फ़ोन टूटने वाला नहीं। तो वो एक पूरी रिसर्च है, डिज़ाइनिंग है उसके ऊपर कहते हैं, उसके बाद वो अपनी कहते हैं प्रोडक्ट को लेकर आते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर इन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बताइए कि बहुत सारे लोग बहुत सारे ब्रांड्स के साथ लॉयल होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप जूते पहनते हैं नाइकी के, तो आप हमेशा नाइकी ही लेना पसंद करते हैं। ये ब्रांड्स के साथ लॉयल्टी कैसे आ सकती है कि हम अपनी प्रोडक्ट के अंदर ऐसी कौन सी तब्दीलियां करें कि हमारा कस्टमर जब भी वो प्रोडक्ट ख़रीदने का सोचे तो हमारा ही नाम उनके जहन में आए। हाँ निशाद भी, इस पे ना एक अगर इसको हम ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम कहते हैं बात करें, उसमें ना शायद भाई आपकी जो प्रोडक्ट की इमेजिंग जो है वो आपकी बहुत हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। आपका हीरो इमेज जो उसको सबसे पहले कहते नज़र आता है, क्योंकि ई कॉमर्स में ना प्रोडक्ट नहीं पिक्चर दिखती है बेसिकली, कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से आपने अपनी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया हुआ है। अच्छा, उसके ऊपर आपको जितनी इन्वेस्टमेंट आपके लिए कहते पॉसिबल है ना कहते कर दें, लेकिन बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस होने चाहिए। इसका क्या यूज़ है, उसका वो जो इमेज है इसका कहते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जो है वो क्या है, यानी कि ये बाकी इस तरह की प्रोडक्ट से ये क्यों स्टैंड आउट करती है, वो तमाम डिटेल्स जो है वो अच्छे तरीके से कहते हैं मेंशन होनी चाहिए। अब ये जो आपका कहते हैं क्वेश्चन है कि लॉयल्टी कैसे प्रोड्यूस करनी है। अच्छा, लॉयल्टी प्रोड्यूस करने से पहले का जो एक स्टेप है वो ये कि बंदा पहली दफ़ा बाय तो करे उसे। उसके लिए ना आपकी जो सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं, आपकी जो आपकी कहते हैं डिजिटल कैंपेन्स जो हैं वो आपकी बहुत हाई क्वालिटी होनी चाहिए आपकी। अच्छा, बहुत हाई क्वालिटी मींस बहुत हाई क्वालिटी मतलब जहाँ तक आपकी सोच जा रही है, जो लॉजिकली आपके बजट में आता है उतना आप इन्वेस्ट कर दें। मैं ऑब्वियसली बात है यहाँ पे करूँ लॉजिकली जो आपको समझ में आता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक बंदे के लिए 1 मिलियन रुपीज़ बहुत बड़ा बजट है और एक बंदे के लिए $1 मिलियन भी इतना बड़ा कहते बजट नहीं है। तो जो आपके बजट में है उसके लिहाज से जो आप हाईएस्ट जा सकते हैं ना आप उसमें जाएं। अच्छा, अब जब आपकी जो सोशल मीडिया कैंपेन चल रही हैं, जो आपने अपनी प्रोडक्ट की इस्तेमाल कैसे करना है उसकी वीडियोस बनाई हुई हैं, उसके फीचर्स क्या हैं उसकी वीडियोस बनाई हुई हैं। अच्छा, उस प्रोडक्ट के जो यूज़र्स हैं उनके कहते हैं रिव्यूज़ और फीडबैक्स की आपने वीडियोस बनाई हुई हैं, मतलब आप खुद उसके ऊपर कहते हैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसके साथ साथ बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस। ये जो आपकी सारी की सारी ये जो चीज़ें हैं ना, बैक्ड बाय द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, अगर ये चीज़ें आपने कर ली हैं और आप कंसिस्टेंटली ये चीज़ें कहते करते जा रहे हैं तो आप लॉयल्टी जनरेट कर जाएंगे। अच्छा, अब मेरे ख्याल में जो लफ्ज़ है ना ब्रांड बेसिकली क्या होता है, ब्रांड इज एन इमेज इन द माइंड ऑफ योर बायर। अच्छा, अब वो उस इमेज के अगेंस्ट कहते हैं पे कर रहा होता है। अब मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो जॉगर के लिए 1000 रुपये देने को तैयार नहीं होते, लेकिन वही अगर एडिडास की शॉप पे चले जाएं या स्केचर पे चले जाएं तो 30,000 रुपये का भी ले लेते हैं। और बेसिकली स्केचर ने उनके माइंड में एक इमेज बना दी है कि ये तुम अगर ये शूज़ लोगे तो ये शूज़ एडजस्ट करेगा तुम्हारे पाँव के मुताबिक। ये बड़े रिसर्च कहते शूज़ हैं, ये जो चीज़ें बताई हुई हैं ये कहते हैं वो वाली चीज़ें हैं जो हमने बताई हैं, तो ये ज़रूर ये वाला कंफर्ट ना कहते मिलेगा तुम्हें। तो वो एक इमेज जो उनके माइंड के अंदर उसने क्रिएट कर दिया ना अपना, लोग उसके अगेंस्ट कहते पे कर रहे होते हैं। अब लॉयल्टी से पहले जो दूसरा स्टेप है वो क्या है, वो है कि ब्रांड का बिल्ड होना। यानी कि पहले तो था कि वो पहली दफ़ा कम से कम बायो बोली कहते हैं मैंने चीज़ बता दी, फिर ये था कि ना कहते हैं ब्रांड का बिल्ड होना, और वो उसके अंदर ये जो मैंने चीज़ बताई कि ब्रांड इज़ एन इमेज इन दी माइंड ऑफ अ पर्सन के जो उस प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं।
जैसे मैं अगर आपकी बात करूं, इस वक्त पाकिस्तान में माइक्रो बिजनेसेस को एस्टैब्लिश करने के हवाले से यू आर अ ब्रांड, राइट? अब शाहिद जोया कौन है? शाहिद जोया एक आम इंसानों की तरह का है, इसके हाथ में भी 4 उंगलियां और एक अंगूठा है, दूसरे हाथ में भी ऐसा ही है, यानी कि ये भी एक आम बंदे की तरह का एक बंदा है। लेकिन शाहिद जोया ने पिछले 7-8 सालों में, 9 सालों में कंसिस्टेंटली लोगों को माइक्रो बिजनेसेस के ऊपर, एम्पावरमेंट के ऊपर बात करनी शुरू की, जिसकी वजह से लोगों के जहनों में इमेज बन गया कि माइक्रो बिजनेसेस के हवाले से अगर कोई मशवरा लेना है या कोई गाइडेंस लेनी है, उसके लिए कौन है? शाहिद जोया। अच्छा, ये बेसिकली इमेज है उनके माइंड में। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं कि शाहिद जोया जो है उनकी उस माइंड पे जो इमेज है उस पे कहते हैं पूरा उतरे हैं या नहीं उतरे। अच्छा, जिनके उम्मीदों पे वो पूरा उतरे, उनके जहनों में वो ब्रांड मजबूत हो गया। जिनके जहनों में शाहिद जोया उन उम्मीदों पे कहते हैं पूरा नहीं उतरे, वो ब्रांड उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ। अच्छा, इसी तरीके को, इसी बात को अगर हम ले लें कि एक शूज़ है, एक बंदे ने बाय किया, तो अब अगर उससे सेटिस्फेक्शन हुई तो उस ब्रांड का इमेज उसके जहन में क्या हुआ है? स्ट्रांग हुआ है। अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसका इमेज स्ट्रांग नहीं हुआ। तो जहां पे ब्रांड एक इमेज है अगले बंदे के माइंड में, वहां पे ब्रांड है नेम, प्रॉमिस का, वादे का, कि जब भी आप मेरी प्रोडक्ट लेंगे, जब भी आप मुझसे मशवरा लेंगे, जब भी आप मुझसे ट्रेनिंग लेंगे, जब भी आप मुझसे माइक्रो बिजनेसेस की मशीनरी बाय करेंगे, या जब भी आप एम्पावर से आके ईबे की ट्रेनिंग लेंगे आप, तो यही क्वालिटी मिलनी है आपको। तो ब्रांड एक तरफ तो ये है कि आपके बायर के जहन में इमेज आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के हवाले से, दूसरा वो एक प्रॉमिस होता है ब्रांड के जो आप हर दफ़ा फुलफिल कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। ठीक हो गया? तो आप अगर पहली दफ़ा अपनी चीज़ की परचेजिंग करा गए, उसके बाद आपने उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी की बेस पे अगर आपने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया, अब आगे थर्ड स्टेज आ गई कि जी अब लॉयल्टी जनरेट करनी है। लॉयल्टी अब कहते कैसे जनरेट होगी? अब कंसिस्टेंट जब टारगेटिंग उसके ऊपर हो रही है, हमारे जो हमने वीडियोस रिकॉर्ड की हुई हैं अपने सेटिस्फाइड कहते कस्टमर्स के, उससे उनके कहते हैं रिव्यूज़ आ रहे हैं, हम जनाब डेली कहते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के हवाले से, उसके कहते हैं सक्सेस स्टोरीज दे रहे हैं, लोगों को उससे क्या फ़ायदा हुआ, हम उसके ऊपर कहते हैं बात कर रहे हैं। और हम ऐसे लोग कि जिन लोगों का इमेज लोगों के जहनों में है, यानी कि आप कह लें बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, उनको हम कहते हैं हायर कर रहे हैं कि जी आएँ आप भी अगर हमारी प्रोडक्ट से एक्चुअल में सेटिस्फाइड है तो आएँ हमारी प्रोडक्ट का ऐड करें या आप रिव्यू। हाँ जी, रिव्यू दे दें आप, या उसके बारे में रिकमेंडेशन दे दें। ठीक हो गया? तो अगर ये तीनों स्टेप कहते हैं पूरे हो रहे हैं तो आप अपने ब्रांड की लॉयल्टी कहते हैं जनरेट करके। अच्छा, इसमें एक एलिमेंट है, वो ये कि ना लॉयल्टी जनरेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। पहले तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, उसके साथ साथ ना कहते हैं टाइम, ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर कहते हैं लगेगा, ऐसा नहीं है कि मैंने अगर आज एक चीज़ कहते हैं लॉन्च की तो 1 महीने के अंदर उसकी ब्रांड की कहते हैं एक तो लोगों ने बाय कर लिया, फिर वो उनके माइंड्स के अंदर ब्रांड इस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद लॉयल्टी भी ना कहते हैं जनरेट होगी। तो वो 1 महीने में नहीं होता, इट टेक्स 3, 4, 5, 6 ईयर्स, 2 ईयर्स। तो ये सारी चीज़ें अगर करेंगे तो कोई भी बंदा, कोई भी बंदी वो अपना ब्रांड इस्टेब्लिश कर सकती है। ई कॉमर्स, इस पे सरकार की पॉलिसियाँ किस अंदाज में पॉजिटिवली या नेगेटिवली असरअंदाज होती हैं? इसमें शायद भी जो हमारे ऐसे इदारे पाकिस्तान के कि जो कोई लीगल फ्रेमवर्क बना रहे होते हैं, या जो कहते हैं टैक्सेशन वगैरह के हवाले से इन्वॉल्व होते हैं, वो अगर इस वक्त पाकिस्तानी ई कॉमर्स सेलर्स को छूट दे देना कि नहीं हम आपको किसी तरीके से कोई तंग नहीं कर रहे किसी भी सूरत में। यहाँ पे जो मेरा ये जो मेरी मुराद है कि हम कहते हैं तंग नहीं कर रहे, इससे ये कि ना उनको ना किसी इस तरह की रेगुलेटरी कंपल्शंस के अंडर कहते हैं ना लेके आए जो उनके लिए फुलफिल करना कहते हैं मुश्किल हो जाए। तो ये उनका बहुत बड़ा एहसान होगा। अगर इसमें इसको अगर मैं आसान अल्फाज के अंदर कहते हैं बयान करूँ, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ई कॉमर्स सेलर्स या डिजिटल बिजनेसेस वाले लोग, डिजिटल बिजनेसेस में सॉफ्टवेयर डेवलपर, डिजिटल बिजनेस में जो भी चीज़ें आ जाती हैं, अगर गवर्नमेंट चाहती है इनको सपोर्ट करना, तो गवर्नमेंट खुदा के वास्ते कुछ ना करे, तंग ना करे, हमें हमारा काम कर लेने दे। बहुत ज़्यादा सीरियस है तो हमसे कभी हमारी यानी कि जो भी कोई बॉडीज़ बनी हुई हैं,
उनसे अगर वो कोई चीज़ पूछते तो जो चीज़ हमने बता दी उस पर अमल करा सकती है तो अमल करा दे, वरना बस हमें ना कहते तंग ना करे, हमें कहते काम कर लेने दें। ठीक हो गया, ये तो हो गया एक जनरल रूल। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम स्पेसिफिकली ई कॉमर्स की अगर हम कहते हैं बात करते हैं, अगर कहीं पाकिस्तान से हफ्ते में एक कार्गो प्लेन जो है वो जो 3 कहते हैं फेमस डेस्टिनेशन हैं, यूएसए, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, ये अगर पाकिस्तान से जाना शुरू हो जाए, चाहे ये कहते हैं पाकिस्तान पोस्ट करे या कोई लोकल कंपनी कर ले, तो इससे ना पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की सेल्स थ्रू ई कॉमर्स ऑन ईबे, एटसी, फेसबुक मार्केट प्लेस, टिकटॉक शॉप और साथ में जो अपना कहते हैं वेब स्टोर होता है, यानी कि अपनी ई कॉमर्स कहते हैं वेबसाइट जो होती है, ये बहुत तेज़ी से ना कहते हैं बूस्ट कर सकता है ये। अच्छा, ये जो मैंने अभी बोला कि एक कार्गो प्लेन जिसके अंदर छोटे छोटे पार्सल जा रहे हैं, अगर एक बंदे ने फॉर एग्जांपल एक ग्लास भी बेचना है या एक कहते हैं बॉल पेन बेचना है तो वो भी यहाँ से शिप हो। ठीक हो गया, तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर 7वें दिन अगर वहाँ पे डिलीवरी हो रही है यूएस के अंदर, अगर 9वें दिन वहाँ पे कहते हैं हो रही है डिलीवरी हो रही है, तो तब भी एक्सेप्टेबल है। और अगर कहीं ये टाइम 5 से 7 दिन पे आ जाए, ठीक हो गया, तो पाकिस्तान की जो ई कॉमर्स है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की, वैसे तो हम यानी कि चाइना से सोर्स करके या अदर कंट्रीज से सोर्स करके वो तो पाकिस्तानी कर रहे हैं, ठीक हो गया, लेकिन चूंकि आपने कहा कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ऑन इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस, ऑन ईबे, फेसबुक मार्केट प्लेस और इन सब चीज़ों के ऊपर, तो मैं इस वजह से अपनी बात को सिर्फ उसी तक ही स्पेसिफिक कर रहा हूँ कि अगर कहते हैं गवर्नमेंट इस साइड पे हमें कहते हैं सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि हमें लॉजिस्टिक्स दे दे इन तीनों कंट्रीज तक इंस्टेंट, बहुत कहते हैं कम प्राइसिंग के साथ, मैं कहता हूँ स्टार्ट में गवर्नमेंट इससे कमाए ना। देखें, अगर कहते हैं डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं ई कॉमर्स सेल्स के अगेंस्ट, तो बेसिकली तो पाकिस्तान के पास ही फॉरेन रिजर्व आ रहा है ना, डॉलर्स आ रहे हैं, तो पाकिस्तान को फ़ायदा तो हो रहा है। तो अगर तो वो कर सकते हैं तो इसको सब्सिडाइज कर दें, थोड़ा बहुत लॉस अगर गवर्नमेंट को इस लॉजिस्टिक्स के ऊपर लेना पड़ता है ले, लेकिन अपनी कहते हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री को उठाए। अगर ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती तो फिर इतना कर ले कि उसको अपने ब्रेक इवन के ऊपर कर ले कि एक जहाज़ भेजने के बाद जो कहते हैं खर्च आ रहा है उसमें जितने पार्सल्स पड़े हुए उनके ऊपर कहते हैं डिवाइड कर दे, यानी कि प्राइसिंग पॉलिसी ऐसी अगर कहते हैं बन जाती है कि जिससे ई कॉमर्स के जो छोटे सेलर्स हैं, जो B2C सेल्स करते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर, उनको अगर एम्पावर कर दे तो रेवोल्यूशन खड़ा हो जाएगा। अब असल में ना इतनी सारी बातें हैं जो मैं कहते करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो हमारे व्यूवर्स हैं और इसी बात है वो भी इतनी लंबी कहते हैं बातें नहीं सुन सकते। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हमारी एक ना कहते स्टूडेंट है जिसने हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके भी ई कॉमर्स एम्पावरमेंट के ऊपर कहते काम किया, और 25 में से माशाल्लाह से जो 24 बच्चे हैं उन्होंने अर्निंग स्टार्ट कर दी अपनी पासिंग आउट से पहले, और वो 24 बच्चों ने 2.5 मिलियन अर्न कर लिया अपना कहते हैं क्लास ख़त्म होने से पहले। अब एक बच्ची थी उसमें जो कील होते हैं, नेल्स होते हैं कील, तो वो नेल आर्ट्स के ऊपर कहते हैं काम करती है, नेल आर्ट्स पे, यानी कि धागा और कील उससे ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो बनाती है, क्या बोलेंगे उसे, सीनरियाँ कह लें आप उसे। अब उसकी कहते हैं बाहर काफ़ी डिमांड है, और अगर फॉर एग्जांपल ये लोकल $2,500 का वो बेचती है तो वही चीज़ बाहर $250 की बिकती है, ठीक है, लेकिन वो $250 पे जब उसने उस आर्ट को बड़े कहते हैं प्रिजर्व करके उसकी अच्छी पैकेजिंग करके अगर उसने उसको भिजवाना है फेडेक्स से या DHL वगैरह से, तो उसके लिए कहते हैं वर्केबल नहीं रहता उसके लिए। पाकिस्तान पोस्ट से भेजेंगे तो वो कहते हैं टाइम ज़्यादा लेता है। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे आर्टिस्टिक कहते हैं लोग बैठे हुए हैं, हमारे संग बहुत सारे कहते हैं क्राफ्टिंग वाले कहते हैं लोग बैठे हुए हैं, उनकी कहते हैं प्रोडक्ट्स नहीं जा रही बाहर, और कहीं गवर्नमेंट ये एक काम कर दे, साथ में कहते हैं पेपॉल ले आए और साथ में कहते हैं स्ट्राइप ले आए, ठीक होगा, और भी चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये वाली 3 चीज़ें करूँ। ये तीनों चीज़ें आते साथ ही अगर आज हमारी ई कॉमर्स एक्सपोर्ट $1 बिलियन पे अगर खड़ी है, एग्जैक्ट कहते हैं अभी मेरे पास कहते हैं नंबर्स नहीं है, $1 बिलियन के ऊपर अगर खड़ी है तो ये सिर्फ 1 साल के अंदर कम से कम 100% बढ़ जाएगी। यानी जहाज यहाँ से चीज़ों के भर के ले जाने और वापस डॉलर्स के भर के लाने, वापस कहते हैं डॉलर्स के भर के लाने, बल्कि जिस जहाज ने जाना होगा ना उसके डॉलर्स पहले पाकिस्तान आ चुके होंगे, यानी कि ईबे पे जब हमें ऑर्डर आता है तो हमें तो एक ही दिन के अंदर कहते हैं पेमेंट हो जाती है रिसीवर में। ये जो चीज़ें हम बेचते हैं इनकी वापसियां भी होती होंगी, तो वो बिजनेसेस पर किस तरह से असरअंदाज होती है?
इसमें शायद भी बिल्कुल यानी कि 3% तो रिटर्न आप जेन में रखें, 3% तो होनी ही होनी है आपकी। अगर कोई इससे कम अगर आ रही है रिटर्न तो आइडियल से भी ऊपर है, और अगर इससे ज़्यादा हो रही है तो फिर वो आइडियल परसेंटेज से ना कहते हैं नीचे आता जा रहा है। अच्छा, उसका दो सोल्यूशन होते हैं। एक तो ये कि आपके पास ऑलरेडी मार्जिन इतना अच्छा है कि अगर किसी कस्टमर ने आपको रिटर्न करने की कोशिश की तो आपने कहा कि यार मैं तुम्हें पार्शल रिफंड दे रहा हूँ, तुम इसको अपने पास रखो, तुम ना कहते मुझे ना भेजो। वो कहते नहीं जी जी मैंने नहीं रखनी, तो आपने कहा नहीं अच्छा चलो यार ये तुम रखो अपने पास, कहते हैं और ये मैंने तुम्हारे पैसे भी वापस भेज दिए, क्योंकि 3% ना आपने अपने कॉस्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया होगा। और वो भी खुश हो गया कि यार इसने तो जी मुझे पैसे भी वापस कर दिए, इसने कहते प्रोडक्ट भी नहीं ली वापस इसने ना। अच्छा, अब अगर आपको कोई ऐसा आइटम है जो ज़रा महंगा है, फॉर एग्जांपल आपकी बाइकर सूट्स हैं आपके, या आपका सर्जिकल का एक सेट है पूरा जो $500 का है, या आपकी कहते हैं कोई ऐसी जैकेट है जो 300-350-400 की है, तो उस सूरत में अगर कोई रिटर्न आता है तो वो यूएस के अंदर, यूके या ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपकी किसी ना किसी वेयर हाउस यानी कि फुलफिलमेंट सेंटर या 3PL बोलते हैं, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर हमारी कोई ऐसा रिटर्न आ जाता है तो आपने उसको कहते हैं मैनेज कर लेना है, और अब उसके अगेंस्ट हम आपको पे कर दिया करेंगे। अच्छा, एम्पावर्स के अपने रेफर्ड कहते हैं फुलफिलमेंट सेंटर हैं यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में, तो जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको उनके कहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर्स कहते हैं मिल जाते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे रेट्स के ऊपर उनके रिटर्न्स वगैरह को हैंडल कर लेते हैं। तो आइडियल सोल्यूशन ये हुआ कि 3% अपनी कॉस्ट के अंदर ही इंक्लूड कर लें, कोई आ रहा है तो ठीक है, और अगर महंगे आइटम्स हैं फिर आप इन फुलफिलमेंट सेंटर्स के साथ मिलकर आप काम कर सकते हैं। जितने भी लोग बिजनेसेस करते हैं, ख़ास तौर पे बिगिनर्स, उनके सामने एक बड़ी मुश्किल होती है कि हम अपनी प्रोडक्ट का रेट क्या रखें। तो उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे कीमतों का तयन कैसे किया जाए कि वो फिजिबल हों आपकी टारगेट मार्केट के लिए। इसमें शायद भी अगर तो आप अपनी प्रोडक्ट जो आपने खुद सोर्स की है आपने और इन्वेस्ट किया आपने उस वाली प्रोडक्ट के ऊपर, या आप खुद कहते हैं मैन्युफैक्चरर हैं उसके, या आपने बल्क के अंदर ली है, तो उस सूरत में आपका जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो एटलीस्ट 100% हो तो आप लॉन्च करें, वरना ना करें। यानी कि या तो आपका ROI 100% हो, या आपका ग्रॉस मार्जिन, नेट की बात नहीं कर रहा, ग्रॉस मार्जिन कम अज़ कम 30% हो, तब आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च करें। मतलब कम अज़ कम 30% या इससे ज़्यादा होना चाहिए, या अगर आप ROI की बात करते हैं तो वो 100% या इससे ज़्यादा होना चाहिए, फिर आप उसको करें, अदरवाइज़ आप उस बल्क कहते हैं परचेज़ के अंदर ना जाएं। अच्छा, एग्जांपल देता हूँ इसकी कि फॉर एग्जांपल आप ये चाह रहे हैं कि जी मैंने कोई हैंड स्ट्रैप्स हैं लेदर के, वो मैंने eBay पे और Etsy पे सेल करने। अब अगर वो जो हैंड स्ट्रैप है वो $20 का सेल होता है, ठीक हो गया। अब ये जो $20 का सेल होता है तो बाय एंड लार्ज eBay ने 15% काट लिया। ये वैसे एग्जैक्ट परसेंटेज 12.9 समथिंग, और डिफरेंट आइटम्स की ना कहते डिफरेंट होती है, लेकिन मैं एक फ्लैट कर रहा हूँ। अब $20 में से 15% काट लिया eBay ने। अगर आपने कोई ऐड चलाया हुआ था तो आप कह लेंगे डी 5% उसका निकल गया, 20% कट गया, यानी कि $20 माइनस 20%, तो ये आपका कितना हो गया, $4 ये आपका निकल गया। उसके बाद आपकी जो शिपिंग थी उसका आप डाल लें तकरीबन $4 डाल रहे हैं आप, बाकी आपके पास क्या कहते हैं $12, ठीक हो गया। अब आपकी जो लैंडिंग कॉस्ट जो आई है, यानी कि प्रोडक्ट की कॉस्ट, उसके बाद जो उसकी शिपिंग होकर जो इंटरनेशनल शिपिंग हुई वहाँ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया पहुंची, और वहां पे जब वो पहुंची है, ये वो सारा पैसा जो आपकी जेब से लगा है, ठीक हो गया। बाकी ऊपर जो शिपिंग के पैसे हैं जो eBay या Etsy ने अपने पास अपने यानी कि शेयर रखना है, या ऐड के पैसे कटने हैं, ये सारे वो पैसे हैं जो आपको ऑर्डर आने के बाद कट रहे हैं, ठीक हो गया। ये आपकी जेब से नहीं लग रहे, ये वो पैसे हैं जो ऑर्डर आने के बाद कट रहे हैं, ठीक हो गया। तो जो हम ROI, ऑब्वियसली बात है, वैसे तो सबको पता है, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ROI जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, वो ये कि आपकी जेब से कितना लगा था। अब आपकी जेब से लगा था $5 में वाली प्रोडक्ट बन के इंटरनेशनल शिपिंग हो के वहाँ पे आपके फुलफिलमेंट सेंटर के अंदर पहुँच गई। ऊपर जो भी कुछ हो रहा है, आपका प्रॉफिट है, शिपिंग हो रही है, eBay या Etsy अपने पैसे काट रहे हैं, ऐड के पैसे काट रहे हैं, वो सारे के सारे ऑर्डर आने के बाद काट रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये जो अगर ROI है, यानी कि अगर मैं ये $5 लगाए और $5 का प्रॉफिट हो रहा है आपको,
तब आप इस प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे, वरना आप इस प्रोडक्ट के अंदर कहते नहीं जाएंगे। अच्छा, अगर इसको थोड़ा सा आसान कर लें कि अगर आपकी एक प्रोडक्ट जनाब फॉर एग्जांपल $10 की अगर वो सेल हो रही है, तो उसमें कम से कम आपको $3 बचना चाहिए, ग्रॉस की बात कर रहा हूँ। यानी कि $100 की अगर सेल हो रही है तो $30 कम से कम कहते हैं बचना चाहिए, वरना उस प्रोडक्ट के अंदर ना जाए। अच्छा, अगर आप कर रहे हैं इन मार्केट प्लेसेस पे ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज, तब तो 10%, 12%, 20% जो बचता है वो ठीक है, क्योंकि आपकी जेब से कुछ नहीं लग रहा। आपने एक साइट से या आपकी जो जो प्रोडक्ट आपने सेल करनी है वो किसी के पास कहते पड़ी हुई थी, या किसी साइट से आपने देख के आपने अपने पास लिस्ट कर ली, जब ऑर्डर आया तो आपने शिप करवा दी, आपकी जेब से कुछ नहीं लगा हुआ। तो इसमें तो आपको 15%, 20%, 22%, 10% जो बच जाए, 10% प्लस जो बच जाए वो आपके लिए ठीक है। तो ये 2 मॉडल हैं इसमें। नेगेटिव फीडबैक्स को कैसे ख़त्म किया जाए और पॉजिटिव फीडबैक्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी सेल्स को कैसे बेहतर बनाया जाए? जी शायद भाई, ये टेक्नो फंक्शनल क्वेश्चन है ये वाला। अच्छा, इसमें ये कि पहले तो ये कि हम अपने कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक्स को कैसे इंक्रीज़ करें, क्योंकि अगर वो ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज को मैनेज कर लेते हैं। तो एक तो यही है कि ना हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस जो है वो हमें देनी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या मुराद है कि अगर आप एम्पावर्स के स्टूडेंट हैं और आपने अगर हमसे कहते हैं ट्रेनिंग ली हुई है, तो हमने तो पहले तो ये चीज़ बताई हुई है कि कैसे आपने एक हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सर्च करना है, ढूंढना है, लिस्ट करना है, लिस्टिंग कितनी अच्छे तरीके से होगी और उसकी ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे होगी। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी और बहुत सारी चीज़ें तो उसके अंदर कहते हैं कवर्ड है। ठीक हो गया, जिसकी वजह से आपके पास पॉजिटिव फीडबैक्स आने के चांसेस हाई हैं। अच्छा, अब क्या है कि जब आपको एक प्रोडक्ट अपनी डिलीवर आपकी हो गई है कस्टमर तक, तो अक्सर कस्टमर ना उनके पास टाइम नहीं होता या उस चीज़ को इतना कहते हैं बॉदर नहीं करते, तो आपको कोई फीडबैक नहीं देते हैं आपको, अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा है अगर उनका। तो उसके लिए ना कुछ ऑटो यानी कि रिमाइंडर्स होते हैं जो आप ईबे के अंदर से एक्टिव कर देते हैं आप, और इसके अलावा अलहदा से भी टूल्स होते हैं कि जिसमें आपका जो ईमेल मैसेज है वो उस बायर को जा रहा होता है कि जी अगर आपको हमारी प्रोडक्ट और या हमारे साथ एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो आप हमें फीडबैक दें। और इन रिमाइंडर्स को भेजने से ना लोग आपको फीडबैक दे देते हैं। आप खुद से भी मैसेज कर सकते हैं कि जी अगर आपको मेरी सर्विस और मेरी प्रोडक्ट अच्छी लगी तो आप मुझे कहते हैं फीडबैक दें, और ये ज़रूर करना चाहिए। ये चीज़ बेसिकली कस्टमर सर्विस के अंडर आ रही होती है। अच्छा, अब अगर कोई नेगेटिव कहते हैं फीडबैक आ गया है, तो इस वक्त आपकी हाईएस्ट जो आपका फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इस नेगेटिव फीडबैक को रिमूव करवाना है। ठीक हो गया। अब उसके लिए सबसे पहले तो यही है कि आप कस्टमर से ही कहते हैं बात करें, उससे कहेंगे जी आपने ये मुझे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं क्यों दिया। बाज़ औक़ात ना कस्टमर ने एक चीज़ ऑर्डर की होती है किसी और सेलर से, अच्छा साथ में आपसे भी ऑर्डर किया होता है, उस सेलर ने चीज़ लेट की होती है, आपकी टाइम से पहुंची होती है, वो आपको मिक्स कर देता है और वो आपको दूसरा सेलर समझते हुए आपको नेगेटिव फीडबैक देता है। इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए हैं हमारे साथ। तो इस वजह से ना आपको पहले अपने कस्टमर को इंगेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल उसने कह दिया आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है लेकिन ना आपकी डिलीवरी लेट थी, तो अगर तो वाक़ईतन डिलीवरी आपकी लेट थी तो उसे अपोलोजाइज़ करें, उसे कहेंगे जी आप अपना ये जो नेगेटिव फीडबैक है रिमूव करो, और वो कर देते हैं, गोरे करते हैं। अच्छा, अगर यानी कि कोई ऐसी चीज़ थी जो आपके कहते कंट्रोल में नहीं थी, तब तो आपने उसको भी समझाया और वो आमतौर पे मान भी जाते हैं। अगर आपका अपना कोई फॉल्ट था तो उसको ऑफर कर देंगे, यार मैं तुम्हें पार्शियल रिफंड देता हूँ। फॉर एग्जांपल $20 की चीज़ थी, मैं तुम्हें ना $2 वापस भेज देता हूँ, $5 मैं तुम्हें कहते हैं वापस भेज देता हूँ। नेगेटिव फीडबैक इज़ अ किलिंग थिंग फॉर योर अकाउंट्स। ईबे में अगर हम बात करें तो नेगेटिव फीडबैक आने से आपका जो ईबे का रैंकिंग एल्गोरिदम है उसमें इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन सोशल इम्पैक्ट आता है। एक बंदा है वो आपसे आके कोई चीज़ बाय करना चाह रहा है, उसने यार पहले देखा कि यार इस वाले स्टोर के या इस वाले अकाउंट के जो यानी कि फीडबैक परसेंटेज है वो तो 90% से कम है, यानी कि नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा है। यही प्रोडक्ट एक और स्टोर पे मैं देख रहा हूँ तो उसके जो कहते हैं फीडबैक परसेंटेज है वो है 99%। तो अब ज़्यादा लाइकली यही है कि वो उसी को ही ऑर्डर करेगा जिसका कहते हैं फीडबैक परसेंटेज अच्छी है जिसकी। ठीक हो गया। तो अब ये एक ना कहते टेक्निकल बात है वैसे कि नेगेटिव फीडबैक ईबे की सिर्फ बात कर रहा हूँ, उसमें रैंकिंग एल्गोरिदम पे इम्पैक्ट नहीं करता, लेकिन सोशल प्रूफ पे इम्पैक्ट करता है। तो इस वजह से नेगेटिव फीडबैक आपने जो जतन करना है उसको आपको 100% के तरह रिफंड देना है, आपको कुछ करना करके आप अपने अकाउंट की हेल्थ बचाएं। अच्छा, आपकी अकाउंट की हेल्थ बचाने का जो मतलब है वो ये है कि जैसे आपकी एक दुकान है, शॉप है,
किसी मार्केट के अंदर, अगर वो जो मार्केट है उसके आपकी शॉप के बाहर किसी ने आके ना एक पेज कहते हैं चिपका दिया कि जी मैंने इनसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप लिया था और इन्होंने जो मुझे लैपटॉप दिया वो अच्छा नहीं था, और नीचे उसमें नाम शाम सब कुछ लिखा। अब हर आने जाने वाला वो पढ़ रहा है, जाहिर सी बात है उसकी सेल के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। हर बंदा कह रहा है कि यार ये एक बंदा इश्तिहार लगा के चला गया, तो तुमने क्यों उसको नहीं दिया लैपटॉप सही। एक बंदा आके इश्तिहार लगा देता है कि इसने लैपटॉप तो मुझे अच्छा दिया था लेकिन इसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है। ठीक हो गया। तो इसी तरीके ये जिस तरह एक शॉप के ऊपर किसी ने आगे नेगेटिव कहते हैं रिव्यू या फीडबैक देके गया हुआ है, तो आपकी जो आपका ईबे है या आपका एटसी है या आपका फेसबुक मार्केट प्लेस है वो ऐसा ही है कि जैसे वहाँ पे किसने नेगेटिव कहते हैं फीडबैक दे दिया तो आपकी सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये तरीका है रिमूवल का। बाकी अगर हम ईबे वगैरह की अगर हम बात करें तो फिर कुछ एडवांस मेथड्स हैं कि ट्रांजैक्शन डिफेक्ट का जो वो आपने कैसे रिमूव कराना है, एंड कुछ ऐसे नेगेटिव फीडबैक्स होते हैं कि कस्टमर अड़ जाते हैं कहते जी हम नहीं रिमूव करते, तब फिर आपने ईबे से कैसे बात करके रिमूव कराना है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 100% अल्लाह का शुक्र है सक्सेस रेट है इन रिमूविंग द नेगेटिव फीडबैक ऑफ आवर ईबे अकाउंट्स अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स जो इंटरनेशनल मार्केट में B2C की जा सकती हैं वो कौन कौन सी? हाँ निशा भाई, इसमें यानी कि एक तो जैसे हमने सियालकोट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात की हमने, बल्कि जो एम्पावर्स का जो सियालकोट का इंक्यूबेटर है वहाँ पे हमारे सिटी लीडर है फरियाद हुसैन, उनसे लोग जाके मिल सकते हैं, उनसे सीख भी सकते हैं ईबे एटसी को। इसके अलावा वहाँ से लोकल यानी कि प्रोडक्ट की जो सोर्सिंग है उसको कहते देख सकते हैं। मैं तो बिल्कुल नाम लेके इसलिए बता रहा हूँ कि भाई करो। और बल्कि सियालकोट में हमने जब भी इवेंट्स किए तो वहाँ पे कहते मुझे पता लगा है कि आपकी काफ़ी बड़ी कहते हैं फ़ैन फॉलोइंग है, क्योंकि आप माशाल्लाह से बिजनेसेस इस्टेब्लिश करने का बताते हैं और वहाँ पे हर बंदा ही बिज़नेस करना चाहता है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करना चाहता है। तो उसमें शायद भी एक तो रिक्वेस्ट ये भी होगी कि आइंदा आपकी कोई भी वीडियोज़ आएँ तो आपने सियालकोट को ज़रा ख़ास तौर पे फोकस करना है, क्योंकि माशाल्लाह से अगर $16,500 पर कैपिटा इनकम तक वो शहर पहुँच गया हुआ है, तो हो सकता है कि आपकी एक वीडियो से या आपकी सीरीज़ ऑफ वीडियो से वो लोग और ज़्यादा हिम्मत पकड़ें, उनको देखते हुए कहते हैं बाकी शहर भी कहते हैं हिम्मत पकड़े। अच्छा, एक तो हो गया सियालकोट, दूसरा अब हम आ जाते हैं वज़ीराबाद। वज़ीराबाद की तो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जो यूरोप में बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेल होती हैं। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हर जगह पे होती हैं, लेकिन यूरोप में कहते हैं ख़ास तौर पे वहाँ पे बेसिकली ना डमस्कस स्टील एक ना ख़ास तरह का स्टील है जिसकी हंटिंग नाइफ, सॉर्ड्स और इस तरह के ना यानी कि बहुत सारी चीज़ें, कटलरी आपकी हो गई और इस तरह की ना कहते हैं बहुत सारी चीज़ें जो इस तरह की मिलती जुलती कहते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर आती हैं, और ये भी ईबे एटसी वगैरह के ऊपर बहुत अच्छी सेल्स करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो केपी के और जीबी यानी कि गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ के जो जेम स्टोन्स हैं, राइट, एक तो प्रीशियस और सेमी प्रीशियस दोनों, और इनकी कहते हैं ज्वेलरी, ये ईबे एटसी दोनों के ऊपर कहते हैं बहुत अच्छी सेल होती है। अगर हम कहते हैं बात करें तो पेशावर की जो कहते हैं नमक मंडी है, या आप एम्पावर्स का जो इनक्यूबेटर है पेशावर का, वहाँ पे अबू मरवान खान साहब होते हैं, ही इज़ नाउ अ सर्टिफाइड जिमोलॉजिस्ट। वो पहले सब ईबे सेलर थे, अब उन्होंने मास्टर से ऑनलाइन चूँकि सेल्स कर रहे थे, लोगों को एम्पावर कर रहे थे, तो उन्होंने फिर जिमोलॉजी भी कर लिया ताकि लोगों को ज़्यादा एम्पावर कर सकें। तो आप जनाब यानी कि बहुत तरह के कहते हैं स्टोन्स हैं कि जिनकी ईबे के ऊपर कहते हैं सेल्स होती हैं। टूरमलिन है, एक्वामरीन है, इसी तरीके से आपका कहते हैं कैंजनाइट है, मतलब एक रेंज है पूरी। और इसमें यानी कि कुछ ऐसे जेम स्टोन्स होते हैं, एक तो होते हैं जो ज्वेलरी के लिए यूज़ होते हैं, और कुछ ऐसे जेम स्टोन्स होते हैं कि जो जैसी पहाड़ से निकला तो लोग ना बाहर के लोगों को ज़रा शौक होता है कि अगर एक नेचुरल स्टोन है, खूबसूरत लग रहा है, तो उसके अपने ड्राइंग रूम वगैरह के अंदर सजा के रखें, तो उसको हम लोग बोलते हैं जेमस्टोन स्पेसिमेन। तो जेमस्टोन स्पेसिमेन दुनिया में एक ही तरह का होता है। अच्छा, उसकी एक अपनी ही प्राइस होती है, उसकी प्राइस वो होती है जो लोगों की निगाह में उसकी प्राइस है, तो उसके ऊपर बहुत हाई मार्जिन से निकलते हैं। अच्छा, इसी तरीके से सवात में जो एमरल्ड है पाकिस्तान का, ज़ुमुर्द, ठीक हो गया, ये वन ऑफ द बेस्ट जो है वो सोर्स होता है सवात से। सवात में ना कहते 4 माइंस है, सवात के 4 शहरों में इसके कहते माइंस हैं इसकी। और हमारा सवात में भी इंक्यूबेटर है, वहाँ पे अनवर खान साहब होते हैं। सवात में शिराज मार्केट के नाम से कहते हैं मार्केट है, जहाँ पे ना सारा दिन ट्रेड ही एमरल्ड की होती है। यानी कि हम एक दफ़ा जब वहाँ पर गए तो मैं एक माइन का विज़िट करने के लिए गया, तो माइन का जो लीज ऑनर जो था उसने कहा कि जी सिर्फ अगर आप हमें खुल के काम कर लेंगे, गवर्नमेंट अगर हमें तंग ना करें,
और हमें राइट मशीनरी इंपोर्ट करने दे तो हम पाकिस्तान का कर्जा सिर्फ एमरल्ड से उतार सकते हैं। अब वहाँ से एमरल्ड लेके इंडिया अपनी ज्वेलरी बना रहा है, वहाँ से एमरल्ड लेके थाईलैंड अपनी ज्वेलरी बना रहा है, वहाँ से एमरल्ड लेके चिली अपनी ज्वेलरी बना रहा है, वहाँ से एमरल्ड लेके यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, और चाइना तो बहुत ज़्यादा कहते हैं बाइंग कर रहे हैं वहाँ से। एमरल्ड हमारा कमाल हो रहा है। अच्छा, इसी तरीके से आप आ रहे हैं जो हमारा ख्योड़ा के आसपास की ये जो हमारी जगह है जहाँ पे पिंक सॉल्ट और उसकी ये जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी तो एक बहुत बड़ी कहते हैं मार्केट है। दो कि अब इसकी ईबे पे सेल्स कम है, लेकिन एटसी वगैरह के ऊपर इसकी सेल्स कहते हैं काफ़ी बेहतर है, और आप अगर अपना वेब स्टोर बना लेते हैं तो उसके ऊपर कहते हैं काफ़ी अच्छी सेल्स है। अच्छा, इसी तरीके से आप आ रहे हैं हमारा जो पाकिस्तान का मैनचेस्टर है, फैसलाबाद। फैसलाबाद की तो बहुत सारी आपकी यानी कि प्रोडक्ट्स हैं जो बेसिकली टेक्सटाइल ओरिएंटेड हैं। आपका होम टेक्स यानी कि होम टेक्सटाइल, आपकी बेड शीट्स, आपके ये पिलो कवर्स, आपके आपके पिलोज़, और मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, एक रेंज है पूरी। ऐसे ही आप अगर कहते हैं मुल्तान में आ जाते हैं तो किचन टेक्स यानी कि किचन टेक्सटाइल, आपके टी टॉवल्स, आपके शेफ़ टॉवल्स, आपके एप्रन्स, आपके मिस्ट हो गए, ये ओवन ग्लव्स वगैरह होते हैं आपके, और इस तरीके से एक रेंज है पूरी। पूरी दुनिया में सबसे सस्ता जो किचन टेक्सटाइल है ना वो आपको मिलता है मुल्तान से विद हाईएस्ट क्वालिटी, और या फिर आपको हैदराबाद दक्कन इंडिया से मिलता है आपको। इसमें कहते हैं चाइना भी कम्पीट नहीं कर पाता क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें होती हैं कॉटन की, तो वो चाइना फिर वैसे कहते हैं कम्पीट नहीं कर पाता। अच्छा, इसी तरीके से जो कराची है, लाहौर है, इनकी फिर अपनी कहते हैं एक रेंजेस हैं कहते हैं प्रोडक्ट्स की, ऑटो पार्ट्स, यूज़ ऑटो पार्ट्स, और इसके अलावा कुछ ख़ास किस्म की ना कहते हैं टेक्सटाइल है, वो कहते हैं कराची से या लाहौर वगैरह से सोर्स हो रही होती है। इसी तरीके से चिनियोड की जो लकड़ी वाली ये जो प्रोडक्ट्स हैं छोटी, यानी कि बड़ा फर्नीचर नहीं, छोटी प्रोडक्ट्स उसकी, तो वो कहते हैं आपकी यानी कि बहुत अच्छी हैं, ख़ास तौर पे एटसी के लिए। इसी तरीके से अगर मैं आपको बात करूँ, इस वक्त मुल्तान से पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट हो रही है, और काफ़ी सारे लोग कहते हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं नियॉन साइंस की। नियॉन साइंस के ऊपर तो बहुत ज़्यादा कहते हैं कहानी है, जैसे पीछे कहते हैं नियॉन साइन लगे हुए, और बहुत हाईएस्ट क्वालिटी नियॉन साइंस जो हैं एक्सपोर्ट हो रहे हैं। 2-4 बड़े बड़े कहते हैं ग्रुप्स हैं, उन्होंने इसको फोकस किया हुआ है। इवन इस वक्त मतलब कोई और शहर उसको कम्पीट नहीं कर रहा। हैदराबाद की ग्लास आइटम्स, हैदराबाद के असल में वो जो ग्लास आइटम्स है ना वो चूँकि थोड़े ब्रेकेबल में आ जाते हैं, तो इस वजह से अभी चूँकि हमारे शिपिंग चैनल्स अभी इतने इस्टेब्लिश नहीं हैं, और अगर हम DHL वगैरह का यूज़ करते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा कहते हैं महंगे पड़ जाते हैं। इस वजह से मैंने भी उसकी कहते हैं बात नहीं की। लेकिन इनमें से किसी एक नीश को, किसी एक प्रोडक्ट लाइन को भी अगर कोई पकड़ ले, लेकिन साथ अगर उसकी ईबे की प्रॉपर ट्रेनिंग हो, मैं ये बार बार बोलूँगा क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैंने जी यूट्यूब से मैं जाके सीख लूँगा। तो मैं एक चीज़ कहता हूँ कि नहीं, इफ़ यू वांट टू गेट कंफ्यूज्ड ऑन अ वेरी फास्ट पेस, स्टार्ट वॉचिंग यूट्यूब से ना आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज के जो आपके डॉलर्स जनरेट कराने शुरू करें वो बहुत मुश्किल है। राइट, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको मतलब एक आपके पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा बनना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि मैं तो खुल के कहता हूँ, ईबे सीखना है ना तो एम्पावर्स को ज्वाइन करो, एम्पावर से ट्रेनिंग लो, सीखो। मैं ये वाली चीज़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वी आर द एक्सपर्ट्स इन ईबे इन पाकिस्तान, बल्कि अब तो हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि वी आर ग्लोबल एक्सपर्ट्स इन ईबे, राइट, बिकॉज ऑफ आर इको सिस्टम जो बिल्ड हो गया। यानी कि मैं अकेला इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो एक इको सिस्टम बिल्ड हो गया उसकी वजह से। अच्छा, अब ये जो पाकिस्तानी कहते हैं जेम स्टोन है, शिगर का, हुंजा का, सकरदू का, गिलगित का, काटलंग ये मदान के करीब जगह है, वहाँ से एक स्टोन निकलता है, मेरे ख्याल में शायद पिखराज निकलता है वहाँ से, या बरल वो एक ना कोई बहुत हाई क्वालिटी स्टोन है वो एक ही माइन मैंने सुना दुनिया में है जो उस कलर में कहते हैं वो वाला स्टोन निकलता है। इसी तरीके से कोहिस्तान जो है हमारा, जो कोहिस्तान का एरिया है, वहाँ पे 2-4 कहते हैं माइंस हैं कि जहाँ से कुछ खास किस्म के स्टोन्स निकलते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं है। तो अगर प्रॉपरली इनके ऊपर कहते हैं काम स्टार्ट हो जाए, अभी जैसे एक हमारा स्टूडेंट है सवाद का, जो हमारे पेशावर इनक्यूबेटर में ट्रेनिंग लेने के लिए आया, वो एक गवर्नमेंट जॉब करता था, उस अल्लाह के बंदे ने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी उसने। अब वो सारा दिन चिल करता है, वो ना सवाद में शिराज मार्केट में जाके या किसी माइन से जाके कहते हैं स्टोन्स ले आता है एमरल्ड के, वो सिर्फ एमरल्ड सेल करता है, और वो एवरेजली ना बस घूमते फिरते थोड़ा बहुत काम करके ₹1,00,000 महीने का अपने ईबे स्टोर से, पाकिस्तानी ईबे अकाउंट के ऊपर अर्न कर रहा होता है। यानी कि अब आप देखें कि पहाड़ से निकला हुआ एक स्टोन, और वो ज्वेलरी आइटम नहीं, यानी कि वो प्रोसेस स्टोन नहीं, वो बस ऐसे ही रॉ को ही सेल कर रहा है।
अच्छा, अब उसने जनाब वो लिया, ला के उसने कहते हैं लिस्ट किया। अब फॉर एग्जांपल 1 महीने में उसकी 3 लाख की सेल आई, ठीक हो गया। तो बेसिकली तो वो 3 लाख का एक कहते हैं प्रोसेस चला ना, ठीक हो गया। 3 लाख की सेल आई और सारा खर्चा खुर्चा निकाल के लाख रुपए बच गया उसे। और अब उसकी मतलब ये जो सेल्स हैं ये बेहतर से बेहतर से बेहतर होती चली जा रही। ये एक एग्जांपल है। अभी हमने पिछले दिनों कितने कैलकुलेट किया तो एक बड़ा कंजर्वेटिव फिगर है, सिर्फ एम्पावरर्स का जो फेसबुक ग्रुप और एम्पावरर्स के स्टूडेंट्स, इन्होंने मिल के सिर्फ ईबे पे 8 अरब रुपए से ज़्यादा की सेल्स की हैं इन 10 मंथ्स ऑफ 2023। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें से बहुत सारी सेल्स इस तरह की हैं कि जो गवर्नमेंट की किसी कैलकुलेशन में है ही नहीं और आ भी नहीं सकती जब तक गवर्नमेंट एक प्रॉपर इनको फैसिलिटेशन नहीं देती है। क्योंकि बहुत सारे आइटम्स तो एज अ गिफ्ट जा रहे होते हैं, एज अ सैंपल जा रहे होते हैं तो अगर उसको एज अ ई कॉमर्स एक्सपोर्ट कहते हैं ये ट्वीट करना शुरू कर दें और उसके अगेंस्ट जो है कहते हैं कोई मतलब इंसेंटिव, सिर्फ ये इंसेंटिव दे दें कि तंग ना करें ठीक हो गया। तो आप देखें कितनी चीज़ें कहाँ से कहाँ जाती हैं। तो इस तरीके से मतलब ये एक कहते हैं पूरा प्रोसेस है। और अगर किसी को फौरी तौर पे हेल्प चाहिए तो एम्पावरर्स का जो फेसबुक ग्रुप है empowerers.co/group, उसमें आगे कहते हैं अपनी पोस्ट डालें हमारे, या हमारी जो इंक्यूबेटर्स हैं मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, सियालकोट, पेशावर और सबात, यहाँ पे हमारे इंक्यूबेटर्स को आप जाके विजिट कर लें। वहाँ पे आप नहीं आ सकते, हमारा कहते हैं यूट्यूब चैनल देख लें empowerers.co/YouTube, हमारा जो ग्रुप है उसमें आके पूछ लें। और बेहतरीन यही होगा कि एक डेडिकेटेड फोकस ट्रेनिंग जो है ना वो कहते हैं ज़रूर ले लें, उनका फ़ायदा है। ना भी लें तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर कर लें तो उनका उनका कहते हैं फ़ायदा है इसके अंदर, ताकि वो डॉलर्स के अंदर कहते हैं अर्निंग स्टार्ट कर दें। हमेशा एक बात कहता हूँ कि जिसको बेचना आता है वो मट्टी को सोने के भाव बेच देता है, और जिसको बेचना नहीं आता वो सोने को मट्टी के भाव नहीं बेच सकता। सीखना बहुत ज़रूरी है, और एम्पावरर से बेहतर एटसी और ईबे सिखाने वाला अभी मेरी नज़र में नहीं। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिए। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया कासम सना रामे के साथ। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।